हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू लर्न श्योर। देखिए गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे आप लोग की इंग्लिश लैंग्वेज के प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल कोर्ट्स एग्जाम। पैटर्न में फॉलो करूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का, बिकॉज इनका जो पैटर्न है, पहली बात तो इनमें 4 टियर होते हैं आप लोगों के। और जो अदर कोर्ट्स हैं, जैसे आप यूपी हो गया, बिहार हो गया, अदर जो राजस्थान हो गया, उनके कोर्ट के इससे कम ही टियर होंगे। पहली बात तो टियर कम होंगे इससे। और जो डिस्क्रिप्टिव का लेवल है वो इनका बहुत अच्छा है। अगर आप ये वाला लेवल फॉलो करते हैं और इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी स्टेट से हैं, अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, पैटर्न मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी कोर्ट की तैयारी करें, इनफ होगा यहाँ पे जो भी हम पढ़ाई करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे तैयारी नहीं करते जब तक वैकेंसी अनाउंसड नहीं हो जाती या फिर वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। देखो, लर्न श्योर की बात की जाए, अगर लर्न श्योर जो प्लेटफॉर्म है आपका, लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसने 2021 में ये बोला और बताया बच्चों की 2022 के अंदर 100% वैकेंसी आएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो कि चल रही है आपके। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की वैकेंसी 100% 22 में आएगी और वो आई। ठीक है, चंडीगढ़ कोर्ट इसके साथ हो गया, ये सब की आई। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 2021 में यही बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी वैकेंसी आनी चाहिए, और मैं श्योर था उस टाइम, लेकिन वो नहीं आई। उसके पीछे रीज़न कुछ भी रहे हो, लेकिन मैंने बोला वो नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पंजाब एंड और ये सब आई। इसी बेस्ड पे देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो वैकेंसीज थी उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारी और पेंडिंग वैकेंसी थी, तो उस पर बहुत टाइम लगा। ठीक है, कोरोना ड्यूरेशन चल रहा था, उसकी पेंडिंग वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग थी 2022 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, पियोन वगैरह बहुत सारी। इस वजह से वो उन्होंने उसको क्लियर किया, इसलिए वहां पर क्लियर वो पूरी नहीं हो पाई और नई वैकेंसी नहीं आई। लेकिन ये अब शोरूम है, 2023 में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी 100% आएगी इस साल। ठीक है, अब दो तीन चीजें हैं, कब आएगी बच्चा सवाल सबसे पहले पूछता है। देखो, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यूस फॉर्म में रखनी है, वैकेंसीज जब आएगी जब आएगी, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ, मुझे जो लगता है जल्दी आएगी, मतलब 2-3 महीने के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं आती है तो 4-5 महीने बाद आएगी, लेकिन इस साल जरूर आएगी। ठीक है, तो अपने आप को तैयार रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप इसके अलावा जो और वैकेंसीज आ रही है उनकी तैयारी करते रहिए साथ साथ। ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा कि आप कोर्ट में लग जाइए, लेकिन कैसे तैयारी कर सकते हैं साथ साथ वही मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 23 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आएगी। 2 सर्कुलर इश्यू हो चुके हैं वैकेंसीज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। एक में 332 सीटें थी आपकी जेजे की, फिर जब नेक्स्ट सर्कुलर आया तो उसमें 333 होगी जेजे की। तो ये 2 सर्कुलर आ चुके हैं। पीए एसपीए की भी 200-300 से ज़्यादा सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं। इसके अलावा अगर जो बच्चे 12th और 10th वाले, उनके लिए पियोन की भी वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ठीक है, वैकेंसीज है, ये बहुत सारी है। तो अभी जो मेजोरिटी आपकी पीए एसपीए और जेजे की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ये आने की पूरे पूरे चांसेस है। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की तरह आपको सुलाएगा नहीं, लेट नहीं करेगा, वो जल्दी काम करता है। ठीक है, आप कोई भी अगर रिक्रूटमेंट देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एज कंपेयर टू दिल्ली हाई कोर्ट, बहुत फास्ट काम करा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। वो अलग बात है, इस बार वो डीएसएसबी के अंडर दे दे, दोनों को अलग बात है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अकेले की रिक्रूटमेंट जैसे करता है तो 100% बहुत स्पीड से काम होगा। अगर मार्च में वैकेंसी आती है तो अप्रैल में पेपर हो जाएगा, ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग। तो फिर आप लोग पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर मार्च में इतनी जल्दी पेपर होगा, तो वो आप ही लोग हैं जो बाद में ये बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पहली चीज़ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो इस साल वैकेंसी आनी है, 100% चांस है, तो उसकी तैयारी करनी है आपको। अब बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हालांकि हाई कोर्ट का अगर आपने पैटर्न देखा हो तो जो अगर 16 में आई है तो अगली आएगी 18-19 में जो कि आई, फिर आएगी 20-21 में जो कि आई, फिर उसके बाद आती है आपकी, इस हिसाब से आनी थी 22-23 में। लेकिन कोविड की वजह से जो है ना, ये वाली बहुत डिले हो गई। अभी जो वैकेंसीज रिक्रूट की गई है बच्चों की जेजे की, 132 सीटें थी, लगभग 200 बच्चे उन्होंने हायर कर लिए। ठीक है, या 200 से ज़्यादा, तो 200 बच्चे जो हायर किए उन्होंने। ये जो वैकेंसीज हायर हुई है पुरानी वैकेंसी है बच्चों, ये 20-21 वाली वैकेंसी को हायर किया गया है, और इसमें पीए एसपीए तो ज्वाइन ही नहीं करे उन्होंने। तो अगर हाई कोर्ट निकालेगा तो पीए एसपीए की तो इस साल चांस पूरे बनते हैं कि निकाले। ठीक है, जेजे के कम चांस है, बिकॉज अभी तो रिक्रूट किया उन्होंने पूरा, तो दोबारा जेजे का मुश्किल है। लेकिन अगर दिसंबर तक जेजे आ जाए तो मैं कोई शॉक्ड नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है जेजे अगर दिसंबर के एंड तक आ जाता है। ठीक है, और जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में होता है कि पहले ये डिपार्टमेंटल निकालते हैं, तो चांसेस ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले डिपार्टमेंटल आ सकती है, और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में भी डिपार्टमेंटल ही आएगी पहले पी और एसपी की। तो कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा से ऐसी होता है, वैकेंसीज जो है पहले डिपार्टमेंटल निकालते हैं। ठीक है, तो अगर डिपार्टमेंटल आ जाए तो आप जो श्योरिटी आपकी 50% है वो 99% बढ़ जाती है जैसे ही आपकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है, बिकॉज
जैसे ही डिपार्टमेंटल खत्म होता है या फिर उसके साथ साथ वो ओपन की भी निकाल देते हैं, चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा वैकेंसी का अपडेट। इसके अलावा जो अदर स्टेट है वहाँ पर भी वैकेंसी आती रहती है, तो आप उनको अप्लाई कीजिए अगर आपको जॉब ही करनी है। अगर सिर्फ दिल्ली का गोल है तो फिर वेट कीजिए, जैसी वैकेंसी आएगी तब स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्मार्ट बच्चा जब स्टार्ट करता है पहले, भीड़ से पहले करता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाद में तो सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन होती है। बात करते हैं लर्न श्योर प्लेटफॉर्म की, तो वन एंड द ओनली प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कोर्ट के एग्जाम की तैयारी करवाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक, जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश करा तो सिर्फ इंग्लिश की नहीं, टियर 1 की भी कराते हैं, 2 की भी, 3rd की भी और 4th की भी। इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म जो था दिल्ली हाई कोर्ट का, अभी पेपर जो फाइनल सिलेक्शन हुआ हमने ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया था, उसका इसके अलावा कहीं नहीं इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। टाइपिंग के लिए बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड ऑल द टाइपिंग टेस्ट ऑफ ऑल कोर्स एग्जाम, तो मेरे पास एक एज है। तो मैं बता देता हूँ बच्चों को, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बिल्कुल मॉक टेस्ट लॉन्च करता हूं। तो हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सबसे प्रीमियम होते हैं, किस चीज़ में, क्वालिटी में, पैसों में नहीं, क्वालिटी में प्रीमियम होते हैं कि जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वही आता है। उसके बाद करते हैं टियर 1 की, तो टियर 1 के लिए भी हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो लंच और एकमात्र प्लेटफॉर्म है, और कोर्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला जो बन गया है प्लेटफॉर्म, वो बन गया आप लोगों का बच्चों लर्न श्योर। कैसे बोल रहा हूँ मैं बात, 25 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। कितनी सीटें थी बच्चों, 132। तो 20% सीटें तो हमने ही दे दी बच्चों को, मतलब हमारे लर्न श्योर से लगी है। और ये कैसा हो पाया, बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चे मिले, डिवोटेड बच्चे मिले, डेडिकेटेड बच्चे मिले, उन्होंने मेहनत करी मेरे साथ मिलकर। तो हम क्या करते हैं बच्चों के साथ मेहनत करके रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। हम बातें नहीं बनाते, हम बच्चों के साथ मेहनत करके रिजल्ट बनाते हैं। तो देखते हैं आगे, देखो ये चीज़ होगी हमारी अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको ये रिजल्ट देखना है कि मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि है लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट DDC CISI पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मोर देन 60-100 स्टूडेंट टेकिंग बेनिफिट्स, फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं वहाँ से। वहाँ सारे अपडेट आते हैं और ऑथेंटिक अपडेट आते हैं और स्पीड में आते हैं, जल्दी आते हैं, ठीक है। ये हो गया, वहाँ पर आप सब बच्चों ने अपना रिजल्ट शेयर कर रखा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा, और मैं चाहता हूँ कि इस साल आप भी मेरे साथ शेयर करें अपना रिजल्ट उसी ग्रुप में, और हम और बच्चों को भी मोटिवेट करें, ठीक है बच्चों, मोरलाइज करें। अब बढ़ते हैं आगे, देखो इंपॉर्टेंट चीज़, अब स्ट्रेटजी पे आते हैं। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, मैं कवर करा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अभी जो एग्जाम हो आपका दिल्ली हाई कोर्ट का, आपको पता है 45 की इंग्लिश थी उसमें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब हुआ उसके अंदर 60 की इंग्लिश थी, ठीक है। इसके अंदर 45 की इंग्लिश थी, 45 की आपकी जीके थी, और आपकी 30 का था मैथ्स एंड रीजनिंग। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, नॉर्मल लेवल था मैथ्स और रीजनिंग का। इसमें थी 60 की इंग्लिश और आपकी थी 30 की जीके प्लस 30 की रीजनिंग। पेपर दोनों ही 120 मार्क्स के थे, पेपर 120 मार्क्स के थे। तो वेटेज देखोगे तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ तो या तो 50% डायरेक्ट मार्क्स आपके आ जाएंगे इंग्लिश में। इसलिए मैंने आपकी सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उठाया, ठीक है। उसके बाद टियर होते हैं, 2nd और 3rd में आपको डिस्क्रिप्टिव देना ही देना होता है कोर्ट के एग्जाम में। तो डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, दोनों के अंदर 100 मार्क्स का होता है, दोनों के अंदर 100 मार्क्स का। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, ठीक है। मार्क्स 100 मार्क्स 100, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप तैयारी करते हैं तो आप देखो अभी से ही आपकी 100 डिस्क्रिप्टिव और 145 मार्क्स का तो आप दिल्ली हाई कोर्ट का पढ़ोगे। और अगर बात पढ़ेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 60 है और 100 है, 160 मार्क्स का आप इसमें पढ़ोगे। तो देखा जाए तो जो मोस्ट पोर्शन ऑफ एग्जाम है वो हम सब कवर कर देंगे इन्हीं प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। ये रहा, तो ये रहा। अब बात करते हैं मेरा मंत्र क्या है। देखो आज आप ये वीडियो देख लेना, जब वैकेंसीज आएंगी और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब भी देख लेना, तो आप ये चीज़ मानोगे कि मैंने सही बोला है। मंत्र ऑफ सिलेक्शन इन कोड बाय लर्न श्योर, हम, मेरा मंत्र एक यही है कि आप टाइपिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर और इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड प्रायोरिटी देकर, और अगर आप 3rd पूछना चाहते हैं तो जीके को प्रायोरिटी देंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता कोर्ट में। टाइपिंग को मैंने फिर भी पहले रखा है, बिकॉज टाइपिंग में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 90% बाहर हुए थे, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में 50% बाहर हुए हैं। और ये 50% जब बाहर हुए हैं जब वो टाइपिंग मतलब 1-1.5-2 साल बाद हुई, इतना टाइम लगा दिया उन्होंने 1-1.5 साल बाद। वही अगर टाइपिंग ये 2 महीने बाद हो जाती तो ये जो बहुत सारे बच्चे लगे ये नहीं लगते शायद, बिकॉज टाइपिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में सीखी है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो टाइपिंग का गोल रखिए कि मुझे घर पर टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट लेके आनी है। जब आपकी 50 आ जाए ना, उस दिन आप रिलैक्स होकर फील कर सकते हो और अपना और सब्जेक्ट पे तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर 50 नहीं आ रही ना, जब तक लगे रहिए टाइपिंग में। और अच्छा, आपको सर 40 मांग रखी है, आप बोल 50 रहे हो, उसके पीछे रीज़न ये है कि
स्पेस काउंट नहीं हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिससे बच्चों की 10 का रिड्यूसमेंट मिला। जो बच्चा घर पर 50 निकाल रहा था उसकी वहाँ पर निकली डायरेक्ट 40। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो स्पीड हमेशा जो भी टाइपिंग मांगी जाती है उससे 10 ऊपर होनी चाहिए आपकी। तो 40 है तो 50 होनी चाहिए। 35 थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, आपकी 45 होनी ही चाहिए, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो टाइपिंग डेली कीजिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग। अगर आपको कोर्ट में लगना है तो टाइपिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। टाइपिंग होगा इंग्लिश लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, क्या क्या कवर करने वाले उसमें उसमें बच्चों हम लोग कवर करेंगे ये चीज़ें, पूरी की पूरी ग्रामर प्रैक्टिस सेट में, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और ट्रांसलेशन, ये सारी एक्सरसाइज में कराऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आप वन टाइम लर्निंग करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर ऑल कोर्ट एग्जाम, एक बार पढ़ेंगे लेकिन इतना कंटेंट हो जाएगा आपके पास, इतनी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपके पास कि आपको उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कहीं किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की नीड ही नहीं होगी। क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कोर्स स्पेशली फॉर कोर्ट तैयार किया है, उसमें 4000 वर्ड कवर कराए हैं। इसके अलावा वोकेबलरी कराई है कोर्ट की अलग से। इतने एडवांस वर्ड है और इस तरीके से मैंने कराया कि आप इनको करने के बाद आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर ना हो। चाहे आप एसएससी तो बहुत इजी हो जाएगा इस लेवल को पढ़ने के बाद। ठीक है, एसएससी डीएससी भी ईजी हो जाएंगे इस लेवल को पढ़ने के बाद, जो मैंने आपको यहाँ पे वोकेबलरी सेशन रखा है। ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर भी सारा कवर कर दिया गया है आपका। कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, साथ में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चारों चीज़ें मैंने फुल फ्लेज्ड कोर्स तैयार कर दिया आप लोगों का। आप चाहें तो कोर्सशाला से वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्स की कॉस्ट है 799, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी। आप अगर आप डेमो देखना चाहते हैं और अगर स्टार्ट सिर्फ एक बार ट्रायल लेना चाहते हैं तो 275 से शायद इंस्टॉलमेंट जाती है, एक मंथ की इंस्टॉलमेंट से आप भी तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या लेवल है हमारा। फिर आप जहाँ भी पढ़ते हैं उससे कंपेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा आपका। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो ये सारा पैटर्न है। अब बढ़ते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो मैं प्रैक्टिस सेट बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, ये मैं लेके आया हूँ आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट का ही पेपर जो हुआ था 7 फरवरी 2021 को। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम टाइप कर रखा है मैंने पूरा का पूरा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप या तो मेरे जो मेरा ऐप है कोर्टशाला उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से फ्री कंटेंट में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा वहाँ से भी मिल सकती है आपको। दोनों में से कहीं भी जाएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्या क्वेश्चन थे, क्या लेवल था, मैं आपको हेल्प करूंगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी और क्या नहीं पढ़नी। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 3 ले आ गया। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग, मतलब आपको सिनोनिम्स बताना है। अभी बता देते हैं सिनोनिम्स। देखो भाई लिखा हुआ है एटाइमोलॉजी, मैं प्रैक्टिस ही पूरा सॉल्व ही करूंगा आज आपको। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी का मतलब होता है बच्चों, दो वर्ड होते हैं हमारे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट। एक होता है एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी बोलते हैं इसको। एक होता है बच्चों आपका नेक्स्ट वर्ड जिसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। साउंड सेम है लेकिन मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आपका एटाइमोलॉजी को। एटाइमोलॉजी का मतलब होता है, एलओजी कहीं भी लिखा हो बच्चों उसका मतलब होता है स्टडी। इट इज अ स्टडी। ठीक है, अब किस चीज की स्टडी है? एटाइमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द, देखो जो भी हमारी ऑरिजिन ऑफ वर्ड है, जैसे आज आपको इंग्लिश में इतने सारे वर्ड मिलते हैं, वो कोई आज एक दिन में नहीं आ गए, वो सारे के सारे वर्ड मिले हैं बच्चों आपको लॉजिकल हिस्ट्री के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एटाइमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। क्या होता है इसका मतलब? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। इसको मैं रब कर देता हूं, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। जहां से वर्ड की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं एटाइमोलॉजी। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स आ गया, पहले ही आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, एटाइमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये सबको आता होगा। इसके अलावा एक वर्ड और होता है आपका जो आता है ऑन्कोलॉजी। मुझे बताओ क्या होता है ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? द वन हु स्टडीज कैंसर, जो स्टडी करता है कैंसर के बारे में, दैट इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जो स्पेशलिस्ट होता है किसका? कैंसर का। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला एटाइमोलॉजी, पहले का आंसर होगा एटाइमोलॉजी। दूसरा लिखा है टेसिटन या टेकिटन। टेसिटन टेकिटन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत कम बात करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बीइंग ट्रिकी नहीं हो सकता, बीइंग सरकास्टिक बोलता ही नहीं, सरकास्टिज्म कहाँ से दिखाएगा वो? आंसर बनेगा इसका डिक्लाइन टू टॉक, जो कम बात करता है। नेक्स्ट वर्ड थर्ड जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, जो नहीं आता था, दैट इज रेंडेवू। रेंडेवू का मतलब होता है द प्लेस ऑफ मीटिंग। लेट्स रेंडेवू टुनाइट, चलो आज मिलते हैं। तो रेंडेवू का मतलब होता है मीटिंग प्लेस। तो वाइल्ड एंड नॉइजी पार्टी मीटिंग अरेंज एट अ पट, यस रेंडेवू
डिसाइड करना मतलब मीटिंग ऑफ प्लेस डिसाइड करना, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका बी। तो ये लेवल था। देखो अगर आप इन 3 वर्ड को देखो, आपने बहुत सारे वर्ड पढ़े होंगे, टेसिटन, टेकिटन, रेंडेवू एक अच्छा लेवल का वर्ड है। अगर लेवल देखा जाए तो इसका लेवल रखेंगे हम लोग मॉडरेट। इटाइमोलॉजी इजी है बिकॉज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हमारा साइंस में भी पढ़ लिया होगा आपने, साइंस में नहीं पढ़ा होगा तो आपने क्या नाम है इंग्लिश में जरूर ध्यान रखा होगा। तो इटाइमोलॉजी इजी टू मॉडरेट है, रेंडेवू मॉडरेट लेवल का वर्ड है, और टेसिटर्न है ये भी मॉडरेट लेवल का, लेकिन ये इजी इसलिए हो गया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है एग्जाम में, एसएससी में बहुत आ चुका है, डीएसएसबी में आ चुका है, तो ये इजी वर्ड इसलिए बन गया, ठीक है। लेकिन रेंडेवू एक अच्छा वर्ड है। अब जो मैंने वोकैबुलरी कराई है, तो मैंने बेसिक सारी करा दी है, मॉडरेट सारी करा दी है, और मॉडरेट करा दी और एडवांस भी करा दी है, बहुत टफ लेवल के वर्ड, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी वोकैबुलरी के लिए। सिर्फ वोकैबुलरी के कोर्स टीचर्स सेल कर रहे हैं बहुत कॉस्टली पे, ग्रामर के अलग कॉस्ट पे, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, 3 मंथ्स का कोर्स है, 270 कुछ आपके लिए लगेगी, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ टाइम रहेगी आपके कोर्ट के एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश के लिए, इनफैक्ट पूरी इंग्लिश के लिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आप लोगों का, आपको बताना विच वर्ड कैन सब्सिट्यूट, वन वर्ड सब्सिट्यूशन से क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के बारे में जो अच्छा सोचता है क्या बोलते हैं उसके बारे में। देखो पहला वर्ड लिखा है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है जब आप, ये एक डिजीज होती है लॉस ऑफ एपेटाइट, जब आपकी भूख ना हो, भूख मर जाए, दैट इज एनोरेक्सिया। अगला लिखा है सिंडिकलिज्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सिंडिकलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंडिकलिज्म का मतलब होता है श्रमिक संघवाद। देखो तो मैं आपको श्रमिक संघवाद, ठीक है, लेबर से रिलेटेड। अगला लिखा ऑल्ट्रुइज्म। पहली बात आईएसएम जब लगता है, मैंने आपको ग्रामर में पढ़ा रखा है कोर्स में, इस आईएसएम लगने से वर्ड बनता है नाउन, और हिंदी वर्ड आती है वाद। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट के एग्जाम में ट्रांसलेशन करनी पड़ती है बच्चों। अगर लिखा होता है श्रमिक संघवाद तो आप उसको वाद बनाने के लिए आईएसएम यूज कर सकते हो। तो इसलिए कोर्स डिफरेंट होता है आपका कोर्ट से अदर एग्जाम का। तो हो गया सिंडिकलिज्म का मतलब होता है श्रमिक संघवाद, ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारवाद, ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको, परोपकारवाद, ठीक है। अगला है एनार्किज्म। एनार्किज्म बना है एनार्किस्ट से, अब ये आसान हो जाएगा अब आपके लिए। अनार्किस्ट वो होता है जो अराजकता फैलाता है, तो ये हो जाएगा अराजकतावाद। ध्यान रखना, क्या बोलोगे? अराजकतावाद, ठीक है। तो ऑल्ट्रुइज्म इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑल्ट्रुइज्म वो इंसान है जो दूसरों की हेल्प करता है, मदद करता है। अगला अलाउड सकिंग नॉइज मेड वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। व्हेन यू ईट देयर इज अ साउंड आती है, और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा लाउडली करते हैं। अब स्निफ का तो मतलब होता है इनहेल करना, सूंघना किसी चीज़ को, ठीक है, दैट इज स्निफ। स्लर्प क्या होता है बच्चों? स्लर्प ही होता है अ वॉइस वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, दैट इज स्लर्प। आंसर इसका है स्लर्प। अगला लिखा है साय। साय का मतलब होता है मतलब राहत की सांस लेना, रिलैक्स होना, दैट इज साय फॉर यू। गीगल तो हंसना होता है, लेकिन कब हंसना होता है? जब रुक रुक के हंसते हैं ना, हंसते हैं जैसे तो रुक रुक के हंसना, दैट इज गिगल। गिगल हो गया, साय हो गया, आंसर इसका स्लर्प। समथिंग विच इज सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट, ऐसी कोई चीज जो फन के लिए की जाती है। देखो गीगल तो हमने पढ़ लिया हंसना। सटायर होता है कटाक्ष या सटायर करना, किसी के लिए एक्ट करके बताना कोई चीज। विट तो होती है बुद्धि। जेस्ट ही बचा आंसर, और जेस्ट ही आंसर है। जेस्ट होता है किसी के लिए फन करना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 to 9, दैट इज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है आप लोगों का। द गेस्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट इफ शी कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट मॉल। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि मैंने आपको इनडायरेक्ट दिया है पहली बार, ठीक है, और आपको बनाना है इसका डायरेक्ट, और अगर डायरेक्ट जो दिया हुआ है उसका बनाना होता है इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन तो आप समझ गए, लेकिन जनरली क्या होता है, अब आपको क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कहाँ है? क्या एग्जाम में ऑप्शन थे? हाँ ऑप्शन थे, टीयर 1 में ऑप्शन आते हैं, लेकिन टीयर 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता है, दिल्ली हाईकोर्ट का, वो डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज उसमें जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसके अंदर ग्रामर भी आती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर ग्रामर भी आएगी बच्चों। आपको सिर्फ ऑप्शन से रिजेक्ट करके नहीं सीखना, आपको बिना ऑप्शन के भी आने चाहिए हर चीज़, ठीक है। वोकैबुलरी बिना ऑप्शन के आनी चाहिए। ऑप्शन तो मोस्टली सब बच्चे कर देते हैं, लेकिन बिना ऑप्शन ही करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए हमें दोनों पैटर्न को साथ लेकर चलना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसलिए जो मेरे प्रैक्टिस सेट होंगे आपको टीयर 1 और टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए तैयार करवाएंगे। लिखा है द गेस्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम द रिसेप्शन इफ शी कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट मॉल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
हम इंक्वायर्ड को हमें कन्वर्ट कर सकते हैं सेड टू में, कर देते हैं। लिखो, लिखा आप लोगों ने द गेस्ट, क्या लिखा आपने, सेड टू, किसको कहा है, टू द रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इफ का मतलब होता है जो ये स्टेटमेंट ऊपर आई है ना डायरेक्ट के अंदर, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है इफ और वेदर लगता है आपका क्वेश्चन जब हम पूछते हैं। ठीक है, और अगर आंसर येस नो में नहीं आ सकता तब डब्ल्यू एच फैमिली एज इट इज आ जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर येस नो में आ रहा है इसलिए इफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी तो इफ या वेदर आएगा, और क्वेश्चन वो बनाना पड़ेगा जिसका आंसर येस नो में आ सकता है। लिखा हुआ है शी, क्या लिखा हुआ बच्चों, शी। तो इस शी को रिसेप्शनिस्ट लड़की होगी ऐसा मान सकते हैं हम लोग। और लिखा हुआ है कुड, कुड तो पास्ट होता है लेकिन डायरेक्ट में बना होगा कैन, और कैन के साथ लिखा हुआ उसने यू, कैन यू, क्या लिखोगे, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मॉल, बन गया। सेकंड का क्वेश्चन था ये। द गेस्ट सेड टू द रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मॉल। अब इसको कंफर्म कर लो, यू होता है आपका सेकंड पर्सन, बदलता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। रिसेप्शनिस्ट को हम मान रहे हैं कि फीमेल है तो हमने यहां लगा दिया शी। ठीक है बच्चों, शी। और यू टेल मी द वे, यहां पे ही भी हो सकता था लेकिन सेपरेटली मेंशन किया तो हमें बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हमें यू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर ही भी तो हो सकता था, चाहे ही हो चाहे शी हो, लेकिन बदला तो यू से ही जाएगा। तो आंसर बन गया हमारा ये, द गेस्ट सेड टू द रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मॉल। आंसर इसका। माई मदर सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। इसका आंसर भी येस नो में दे सकते हैं, इसका भी यही पैटर्न बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, अच्छा हमें इसको डायरेक्ट बनाना नहीं है, इनडायरेक्ट बनाना है। अभी बना देते हैं, माई मदर को लिखेंगे माई मदर, सेड टू को लिखेंगे आस्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे पूछा है, मुझसे। आस्क से टू नहीं आता। यहाँ देखो, अब यहाँ पे इफ लगा दिया मैंने क्योंकि इफ वेदर आ सकता है। इफ यहाँ लिखा योर फादर, तुम्हारे फादर, किसको बोल रही है वो, योर फादर होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो मी को बदलना पड़ेगा इफ। अब हमें इसको अफर्मेटिव बनाना है, इफ माई फादर। अफर्मेटिव क्यों बनाना पड़ता है, बिकॉज इंटेरोगेटिव यहाँ है, लेकिन जब हम डायरेक्ट बनाते हैं इंटेरोगेटिव का तो जो हमारा बनता है इनडायरेक्ट, उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना कि इंटेरोगेटिव, क्योंकि हमने आस्क्ड ऑलरेडी बना दिया, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। जो बच्चा गलती से यहाँ हैज को हेड लिख देगा, इफ हैड, गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको क्वेश्चन का अफर्मेटिव बनाना होता है इंडायरेक्ट में। माई मदर आस्क मी इफ माई मदर आस्क मी इफ माई फादर, और यहाँ लिखा हुआ हैज, टेंस बदलते हैं हैड, रिटर्न को लिखेंगे आप लोग रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ये बनेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा बिना ऑप्शन से आंसर करना अगर आप कोड की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, और डिस्क्रिप्टिव में तो मिलेगी साथ में। अगर आप टियर 1 कर रहे हैं, ऑप्शन का सहारा तो कमजोर लोग लेते हैं, आप बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे 0.1% क्वेश्चन होते हैं या 1 to 2% क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन की नीड पड़ती है, अदरवाइज बिना ऑप्शन के आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव पैसे वो नरेशन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था उसमें, एक क्वेश्चन रह गया था बच्चों। लिखा है रवि सेड आई बॉट अ स्मार्टफोन येस्टरडे, इसका बना देते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। ये बच गया था आपका, रवि सेड आई बॉट अ स्मार्टफोन येस्टरडे, बिल्कुल ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या लिखोगे, रवि को रखेंगे आप लोग रवि, सैड को रखेंगे सैड, और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे दैट, बिकॉज ये नॉर्मल सेंटेंस है। आई जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, क्या लिखोगे ही। बॉट को लिखेंगे थर्ड फॉर्म हैड बॉट, बिकॉज आप पास्ट है, V2 है, तो देखो V1 को बना देते हैं V2 और V2 को बना देते हैं V3 हेड की हेल्प से। ये बनता है हमारा बेसिक रूल ट्रांसफॉर्मेशन करने का वर्ब को। रवि सेड दैट ही हैड बॉट, क्या लिखोगे अ स्मार्टफोन येस्टरडे को क्या करते हैं द प्रीवियस डे, ये बन गया इसका आंसर। अगला लिखा है 10th। अच्छा, क्वेश्चन जो आपके हैं 10th से 12 लिखा नहीं, लेकिन इसमें आपको करना है एक्टिव से पैसिव। क्या बनाना है बच्चों, एक्टिव से पैसिव। ये भी मैंने बिना ऑप्शन लिखे बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं कोर्ट की। ठीक है, देखते हैं बात को। लिखा था क्लाउन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई चिकन, यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन, सॉरी वॉज बींग। अब आपको पता है जब भी एक्टिव पैसिव में बींग लगाओ तो सेंटेंस बनता है कॉन्टिन्यूस, तो ING देना पड़ेगा हमें, और लिखा हुआ है वॉज तो हमें वॉज भर देना पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि टेंस का एक रूल होता है, टेंस में कभी भी, सॉरी एक्टिव पैसिव का एक रूल होता है, टेंस कभी चेंज नहीं होते।
तो द क्लाउन वॉज बींग लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन, तो कौन हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, तो क्या लिखोगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या लगाओगे वर, और हंसने के लिए क्या लगाओगे लाफिंग, चिल्ड्रन वर लाफिंग। अब क्योंकि एट की प्लेसमेंट एट को रखना पड़ेगा, एट द क्लाउन, ये बनेगा इसका आंसर बच्चों। बिना ऑप्शन बनाओ एक्टिव पैसिव नरेशन, तभी आप अच्छी कैटेगरी में जाएंगे। चिल्ड्रन वर लाव्ड एट द क्लाउन, ये इसका बनेगा एक्टिव, पैसिव आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दो और आपके पास बचे एक्टिव पैसिव। द प्रोक्टर वॉज रीडिंग आउट द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये मेरा सब्जेक्ट है, वॉज रीडिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और एग्जामिनेशन गाइडलाइंस मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस लिख लिया आपने। टेंस है पास्ट, तो हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। गाइडलाइंस एक से ज़्यादा है तो क्या लगाओगे वर, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो क्या देना पड़ेगा पैसिव में, बीइंग। द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस वर बीइंग, क्या की जा रही है, वर बीइंग। रीडिंग है तो क्या लिखोगे रेड, वर बीइंग रेड, किसके द्वारा, बाय द प्रोक्टर, बन गया सेंटेंस। ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन शॉपिंग मॉल्स आर थ्रॉन्ज्ड बाय शॉपर्स, ठीक है, सिंपल है। प्रेजेंट, अच्छा ये बनाया गया आपका पैसिव, क्या बनाया गया बच्चों, पैसिव बनाया गया है। अगर पैसिव बनाया तो एक्टिव बना दो। लिखा हुआ है आर प्लस V3, अगर आपको पता हो, अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो आर इज एम आर के साथ जब लगता है V3 तो बनता है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। हमें बनाना है एक्टिव, बना देते हैं। एक्टिव क्या बनता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी V1 में कन्वर्ट कर दो इसको, कौन करते हैं, शॉपर्स करते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे शॉपर्स। फिर क्या लिखोगे, V1 देना है, वर्ब क्या है इसके अंदर, वर्ब बच्चों इसमें थ्रोंग, और मुझे प्लूरल लगानी है तो मैं क्या लगाऊंगा थ्रोंग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेकंड और थर्ड। शॉपर्स थ्रोंग, किसको करा उन्होंने, शॉपिंग मॉल करते हैं, शॉपिंग मॉल्स कब, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। शॉपर मेरा सब्जेक्ट, थ्रोंग मेरा V1, क्या लिखा है यहाँ पे, शॉपिंग मॉल्स ऑब्जेक्ट, बन गया सेंटेंस। बाकी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ आपने देखी कि कोड की तैयारी करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रामर जो आप करते हैं ना, उस ग्रामर को आपसे सब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कोड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, वो आपके मैस्कुलिन फेमिनिन जरूर पूछता है, एनिमल्स के ह्यूमंस के जरूर पूछता है, ध्यान रखना इसको। तो पहला लिखा है विक्सन, ये आसान है, आपने सुना होगा फिक्शन का जो फेमिनाइन होता है फॉक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहला लिखा है ड्यूक, ड्यूक में मैंने ऑप्शन नहीं दिया बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में बिना ऑप्शन भी आता है, बट अगर आप ऑप्शन चाहते हैं, चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, जरा बताना क्या आंसर बनाओगे इसका। या DUCH ड्यूच बनाएंगे आप लोग, ड्यूकस बनाएंगे आप लोग, ड्यूक्स बनाएंगे आप लोग, या डक बनाएंगे आप लोग, बताओ जरा। तो ड्यूक का जो फेमिनाइन होता है बच्चों वो होता है ड्यूकस, ध्यान रखना DUCHESS, ध्यान रखना DUCHESS। तो अगर आप कोड की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में एक सेशन ऐड कर लीजिए, दैट इज फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन की सारी लिस्ट याद करनी, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। अगर लिखा है मिल्क मैन, तो जो लिख देगा मिल्क वुमेन बिल्कुल मार्क्स कटेगा और नेगेटिव में चला जाएगा। इसका आंसर क्या बनता है बच्चों, मिल्क मेड, ध्यान रखना ये आंसर है इसका। तो याद रखना इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमारे बनते हैं कोड के। अब बढ़ते हैं, फाइंड द पार्ट विच हैज एरर, जिसके अंदर एरर है आपका, ठीक है। ऐसे पार्ट आपको देखने जिसके अंदर एरर है आपका, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है और आपको पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, आपको एरर वाला पार्ट बताना है। क्वेश्चन था ये, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस। अब देखो सम है, प्लूरल है, सम। अगर मैंने को आई हैव सम बुक लिखूंगा कि सम बुक्स लिखूंगा, बुक्स लिखूंगा, तो पीसेस तो ठीक है, यहाँ पे सम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिन्ड है वर्ब, केयरफुली क्या है, ये आपकी एडवर्ब है। और कौन सी एडवर्ब है बच्चों, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब ऑफ मैनर हम जनरली कब लगाते हैं, वर्ब के बाद लगाते हैं, तो आंसर फर्स्ट में जाएगा, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग प्लेस, तो फर्स्ट पार्ट में एरर बन गया। अगर लिखा है अनटिल यू डज नॉट अपोलोजाइज यू विल नॉट बी परमिटेड टू गो आउटसाइड, जब तक आप माफी नहीं मांगोगे आपको बाहर नहीं जाने देंगे। एक बेसिक सा रूल है, जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस आता है, ये कंजक्शन भी होता है और आपका कंडीशन सेंटेंस में भी यूज होता है। अनलेस और अनटिल को ध्यान रखना, अनलेस और अनटिल नेगेटिव होते हैं, इसमें कभी भी क्या नहीं लगाते आप लोग, नॉट नहीं लगाते। इसी तरीके से जब आप लेस्ट और शुड यूज करते हैं बच्चों, वहां पर भी क्या नहीं लगाते, नॉट नहीं लगाते। तो बेसिक से रूल है, अनटिल अनलेस का नॉट नहीं आता, लेस्ट के शुड के साथ भी नॉट नहीं आता, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ये भी रूल है। अगला द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, तो एरर क्या बनेगा इसका, डज नॉट, पार्ट है आपका बी में। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड एविडेंट इन द राइटिंग ऑफ मैनी कंटेम्प्रेरी इंडियन ऑथर्स, ठीक है।
ये लिखा हुआ, बताओ इसमें क्या एरर निकालोगे आप लोग। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड एविडेंट, देखो प्रॉब्लम क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है चलो, लेकिन इसके आगे ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये एडवर्ब ऑफ चीजें बन गई, लेकिन इसमें वर्ब कहाँ है, और वर्ब के बिना सेंटेंस बन नहीं सकता, तो आपको लिखना पड़ेगा द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इज एन एविडेंट इन द राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं, तो वर्ब का आना जरूरत है, तो पार्ट बी में एरर है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसके लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एवरीवन प्रेजेंट was shocked when the young man made an uncharacteristically flippant remark। ठीक है, सब चौंक गए वहां पर जो लोग थे जब उस यंग बच्चे ने क्या किया, एक ऐसा रिमार्क दे दिया, रिमार्क मतलब ऐसा चीज बोल दी, कह दी शायद, जिसके रिगार्डिंग सब शॉक्ड हो गए। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा गया है फ्लिपेंट। अगर आपने वर्ड याद आता, आपको फ्लिपेंट का अगर मतलब पता है तो आप आंसर कर पाओगे आसानी से, लेकिन अगर आपको फ्लिपेंट का मतलब नहीं पता तो आप रीडिंग स्किल इंप्रूव करके कर सकते हो। अब वो बोला एवरीवन प्रेजेंट वाज शॉक, सब चौक गए, चौके हैं, चौकोगे जब कोई आप अलग बात करोगे, डिफरेंट बात करोगे, नेगेटिव बात करोगे। फ्लिपेंट, इनडिफरेंट, हाईली क्रिटिकल, इम्प्यूडेंट, सीरियस। अगर कोई बच्चा सीरियस बात करेगा तो कोई शौक नहीं होगा जनरली। ठीक है, तो सीरियस तो है नहीं। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बहुत ही ऐसा बच्चा, इम्प्यूडेंट आप उसको बोलोगे जो किसी की बात ही नहीं मानता। ठीक है, दैट इज इम्प्यूडेंट। यहाँ पे बात मानना ना मानना कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अगर कोई बात ही नहीं मानता, उसने कोई बेकार बात बोली तो कोई चौकेगा नहीं, क्योंकि वो बात ही नहीं मानता हो तो इम्प्रूडेंट भी नहीं होगा। हाईली क्रिटिकल नहीं जाएगा। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनडिफरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, ऐसा इंसान जिसके अंदर सीरियसनेस की कमी, लैक ऑफ सीरियसनेस एंड रिस्पेक्ट, तो हम उसको बोलते हैं फ्लिपेंट। इसलिए आंसर जाएगा इसका इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो लैक ऑफ सीरियसनेस शो करता है, और उसका जो लैक मतलब उसने बात ऐसी बोल दी जो मतलब बहुत ही बचकाना बेकार थी, तो इसलिए लोग शौक हो गए वहां पे। ठीक है, आंसर इसका इनडिफरेंट। अगर क्या, इट वॉज एन इंस्टीट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी, मेरे बैच पढ़ने वाला कोई बच्चा सारे वर्ड कर पाएगा, बिकॉज मैं सारे कवर करा रखे हैं और बहुत डिटेल में करा रखे हैं। लिखा हुआ है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट में करा चुका, बहुत ही चालाक चतुर व्यक्ति होता है। ऐसे देखो, श्रूड, यहाँ लिखा हुआ अनवाइज, बुद्धि नहीं है, स्टूपिड, ये तो एक जैसे हो गए, सिनोनिम्स हो गए, तो दो सेम जैसे वर्ड आंसर आ नहीं सकते। इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो मतलब नहीं आंसर बनेगा श्रूड। श्रूड का मतलब होता है धुर्त, चालाक, बहुत ही तेज। शी एनविंस्ड अ कीन इंटरेस्ट इन आर्ट एट एन अर्ली एज, उसने बहुत ही कम उम्र में ही दिखा दिया क्या, अपना इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखा दी किसमें, आर्ट में। ठीक है, अगर उसने कोई चीज दिखा दी तो समझ में ही आ रहा है अगर लॉजिक लगाते, लेकिन कवर्ड तो होगा नहीं, सो भी नहीं होगा, कंसील भी नहीं होगा, शॉर्ट होगा, दिखा दिया उसने। ठीक है, शॉर्ट, इजी क्वेश्चन था ये, हमारा हो गया शॉर्ट। अगला पढ़ते हैं आप लोगों का। अगला पूछ रखा है आपसे अपोजिट, एंटोनिम्स पूछा गया। वर्ड है आपका ओवर स्ट्रंग, नहीं बच्चों ओवर स्ट्रंग तो वर्ड नहीं होता, ओवर स्ट्रंग होता है, STRUNG, तो ओवर स्ट्रंग वर्ड है। आपसे वो पूछ रहा है इसका अपोजिट बताओ, ये आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव में। पेटुलेंट का पूछ लेगा और प्यूरिल का पूछ लेगा। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, दैट इज टू सेंसिटिव, ये होता है ओवर स्ट्रंग, ध्यान रखना, टफ वर्ड है ये। पेटुलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पेटुलेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें बताना है अपोजिट। अच्छा, ओवर स्ट्रंग का अपोजिट बताया मैंने, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव नहीं होता, ये तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, इसका उल्टा बताना हमें। नहीं नहीं, अगर हमें उल्टा बताना है तो टू सेंसिटिव, तो इसका मतलब है, तो इसको रब करते हैं बच्चों, ओवर स्ट्रंग का तो मतलब होता है टू सेंसिटिव, लेकिन हमें इसका अपोजिट बताना है तो आप क्या बोलोगे, नॉट वेरी सेंसिटिव। अगला है पेट्यूलेंट, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ इसका, एंटोनिम्स तो ऑप्शन में होता तो वो इजीली कर देते, मैं ऑप्शन में बता दूंगा क्या थे इसके। अगला है पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट का मतलब होता है बच्चों बहुत ही रूड, पीविश। अगर रूड है तो यहाँ कोई और मतलब होगा, इसका उल्टा बताना है। अगला नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है इमेच्योर या जुवेनाइल। ठीक है, हमें इसके अपोजिट बताने में, अब ऑप्शन लिखता हूँ, जरा बताइएगा क्या आंसर है। एक ऑप्शन था इसका चीयरफुल, एक ऑप्शन है आप लोगों का एंथुसियास्टिक, एक ऑप्शन है आपका काम, और एक है बच्चों एक्साइटेड। देखो, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक और चीयरफुल तीनों सेम है, पॉजिटिव, खुश है, एक्साइटेड है, आंसर है इसका काम, शांत। अगला लिखा हुआ है रूड, रूड का मतलब होता है ऑब्वियसली सबको पता है, अब रूड के एंट्रीम्स देख लेते हैं। एक लिखा हुआ आप लोगों का इंडस्ट्रियस,
क्या है बच्चों, इंडस्ट्रियस मेहनती हो इसका मतलब। दूसरा है सल्की, बताओ मुझे सल्की का मतलब क्या होता है कोई। सल्की है। दूसरा है स्क्रपुलस, ये एक अच्छा वर्ड है, टफ वर्ड आएगा एग्जाम में, स्क्रपुलस। और एक है चेयरफुल। रूड का चेयरफुल से कोई मतलब नहीं है, रूड का मतलब अनरूड होना चाहिए, रूड ये होगा नहीं। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, मेहनत का और रूड का कोई लॉजिक नहीं है। सल्की का मतलब होता है नाराज, क्या होता है, नाराज। रूड और नाराज सिनोनिम्स हो जाएगा। स्क्रपुलस का मतलब क्या होता है, जिस जो सोसाइटी का ऑनरेबल पर्सन है, मोरालिटी वाला पर्सन है, तो आंसर जाएगा इसका स्क्रपुलस। ठीक है। अगला है एडीएम्स एंड फ्रेज लिखा है, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है क्या कर देना, समझौता कर देना, शांत कर लेना, दैट इज मेक अ पीस। लॉस्ट हिज हेड, लॉस्ट द टेम्पर, गुस्सा हो जाना। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, आंसर इसका क्या है, वेरी रेयरली। तो ध्यान रखें, इस तरीके के आपके एडीएम्स आते हैं। आगे चलकर हम सेशन को बदलेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं साथ साथ आपको। आज बस एक प्रैक्टिस सेल, हम पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगला पैरा जंबल। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या हुआ है, वर स्टिल। आप मुझे बताओ, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, वर स्टिल तो स्टार्ट ही कनेक्ट ही नहीं हो रहा इससे। दूसरा लिखा है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट बोगीज ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, सही लग रहा है। हो सकता है रिपोर्ट के तहत जो बोगीज ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन है, वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द रैक, लेकिन सम ऑफ द पैसेंजर नहीं जुड़ेगा फिर उससे, तो ये भी नहीं जुड़ा। ठीक है। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट द रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन द रैक्ट के बाद क्या लगा, द रैक्ट बॉडीज, द रैक्ट बोगीज भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है। और हो सकता है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट सम ऑफ द पैसेंजर, ये अच्छा जुड़ रहा है इन सबसे, सम ऑफ द पैसेंजर्स, तो एस से जोड़ा मैंने, देखो एस है किसी में, इसमें है एस, इसमें लिखा है फिर पी। सम ऑफ द पैसेंजर्स वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द रेक्ट बोगीज, बिल्कुल बन गया सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। अगला डर्माटोलॉजिस्ट टेल अस, डर्माटोलॉजिस्ट स्किन विशेषज्ञ या चर्म रोग विशेषज्ञ में क्या बताते हैं, टेल अस दैट द स्किन, जुड़ सकता है भैया, क्यों नहीं जुड़ सकता, दैट द स्किन इज अ फाइनली लैमिनेटेड कोटिंग। वो तो नहीं आना चाहिए, विच आना चाहिए था, यहाँ कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग एरर होगा हमारे स्टाफ का। हुज या फिर विच होगा, हुज लेयर्ड नेचर हैज इंस्पायर्ड कंपैरिजंस विद अनियंस। ठीक है, ये तो सेंस में लग रहा है सबसे सही। डर्माटोलॉजिस्ट टेल अस, इज नहीं आएगा, हुज नहीं आएगा, है ऑब्वियसली यही आएगा दैट, क्योंकि देखो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसको जोड़ने के लिए चाहिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन, दैट से जुड़ सकता है सबसे अच्छा। बाकी यहाँ वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, आप ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब थोड़ी लगा सकते हो, तो इसलिए आंसर जाएगा हमारा पी क्यू आर एस, बिल्कुल आसान है ये। अगला है आपका व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल, व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल, एन अपॉर्चुनिटी जुड़ेगा नहीं, बट नहीं जुड़ेगा, एंड नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देखो सेंटेंस ही स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, आपके पास सब्जेक्ट है सिर्फ, सब्जेक्ट के बाद आप कंजक्शन नहीं लगा सकते, एंड बट नहीं लगा सकते, आर्टिकल नहीं लगा सकते, आपको देना पड़ेगा वर्ब। यही जुड़ गया, 30 के बाद ए एस आएगा सबसे पहले, एस एस, यही है आंसर आ गया ए। आपको बार बार रटना, बार सारा नहीं पढ़ना पड़ता, लॉजिकली चलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। और लास्ट कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के इस एग्जाम के अंदर, वो थे आपके इन चीजों से। देखो लिखा है व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ डिलीशियस। देखो डिलीशियस में OUS लगा हुआ है, वर्ब जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको पता है डिलीशियस क्या होता है, इनकी डिग्री क्या होती है, सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। डिग्री की आपको बतानी कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करने के लिए, जब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखा मैंने एक्साइटिंग लिखा, मान लो सपोज, अब एक्साइटिंग और एक्साइटिंग तो होता नहीं है, ऐसे डिलीशियसर और डिलीशियस तो होगा नहीं, ERES तो लगेगा नहीं। इनकी डिग्री बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट। तो आप क्या लिखोगे, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, तो डिलीशियस मोर डिलीशियस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिपिक्टिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज करेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री का कहाँ सबसे सही यूज किया गया है, ओके। ही इज मोर सुपीरियर देन मी, सुपीरियर के साथ टू आता है पहली चीज तो, और मोर और सुपीरियर नहीं आया, गलत है ये। कालिदास इज बेटर देन एनी पोएट, वो खुद भी पोएट है, तो एनी के साथ आपको लगाना चाहिए अदर, तो ये भी गलत है। हायर यू गो द, अच्छा अगर लिखा हो, अच्छा देखो हायर यू गो कोल्डर कूलर इट गेट, ठीक है, लेकिन यहाँ दा नहीं है, क्योंकि जब भी सेंटेंस की कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होती है तो उससे पहले दा लगाना पड़ता है, तो इसका बनता द हायर यू गो द कूलर यू फील या कोल्डर यू फील। रेखा इज द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर, ये कोई भी बुक आप उठाओगे इंग्लिश में, ये पहला या दूसरा रूल होता है एडजेक्टिव चैप्टर में, जब सिखाया जाता है आपको, जब आप दो में से एक को चुनते हैं, व्हेन यू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू, तब हम लगाते हैं दा के साथ लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, फिर लगाते हैं ऑफ और दा, और फिर लगाते हैं टू। मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आ गए थे, लेकिन ये सबसे सही था ग्रामेटिकली, बस यही ठीक है, बिकॉज दा लगा है, दा लग सकता है, कंपैरेटिव के साथ दा लग सकता है। देखो दो ही रूल है, जब सेंटेंस की आप शुरुआत करते हो स्टार्टिंग में, तब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लग सकता है, शुरुआत में अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। दूसरा रूल ये होता है कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री
यूज करना चाह रहे हैं लेकिन दो में से एक को चुन रहे तो भी कंपेरेटिव डिग्री आता है, लेकिन उसके साथ भी दा आता है। तो दो ही ऐसे केस है जहां पे आप कंपेरेटिव डिग्री से दा लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रूल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन डाले मैंने 45 में से, इसमें आपके आगे उसको कवर करेंगे। जब मैं कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा वहां पे आपका उसका पैराग्राफ और चीजें कराऊंगा आपको। लिखा है चूज द ब्लैंक विद सुटेबल डिग्री। तो अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट का पेपर देखो तो वेटेज जो रही इसके अंदर चैप्टर वाइज, तो एडजेक्टिव भी काफी क्वेश्चन आ गए, इसमें आर्टिकल से भी काफी क्वेश्चन आ गए। तो लिखा है द डैश वी टेक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल, द डैश आर द चांसेस ऑफ हिज अराइवल। देखो जितना जल्दी हम एक्सीडेंट में जो विक्टिम है उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि वो ठीक हो पाएंगे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग। ठीक है, बताया जरा क्या लगाओगे। तो द सूनर 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 सही है। द फास्टर भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद यहाँ पे तो दा कुछ डिग्री नहीं है, आ सकता है। देखो द फास्टर वी टेक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द, देखो जितना तेजी से नहीं जितना जल्दी, सूनर और फास्टर में फर्क है, उठा के फेंकना नहीं है, जल्दी। तो सूनर ज्यादा अच्छा लग रहा था, सूनर सही यहाँ पे। द सूनर वी टेक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल, द बेस्ट आएगा क्या, बेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि देखो अभी मैंने पीछे पढ़ा है आपको, जब दा आता है तो उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री आ सकती है, तो दा क्या लगाओगे, द बेटर आएगा यहाँ पे, बेस्ट तो आ नहीं सकता। देखो अच्छा बेस्ट तो कट गया हमारा, फास्टेस्ट फिर यहाँ, द फास्टेस्ट यहाँ नहीं आ सकता तो ये कट गया। सूनर वाले दोनों ऑप्शन है, द सूनर, लेकिन सूनर वाले दोनों ऑप्शन है तो, लेकिन फिर बेस्ट नहीं आ सकता, बेटर आएगा, आंसर बन गया हमारा सेकंड। ठीक है, लॉजिकली चलोगे तो ग्रामर इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगला लिखा है फाइंड द चूज, आपको आर्टिकल से चूज करना है। आई टुक आउट, मैंने निकाला, क्या निकाल दिया भैया आपने, आई टुक आउट डैश, 1 रुपए का सिक्का, लिखा हुआ है ओ, इसको पढ़ते हैं हम वन। वैसे तो AEIOU हो या होता है वोवल साउंड, लेकिन हमारे लिए वोवल साउंड आता है तब हम लगाते हैं एन, वोवल से नहीं लगता एन, वोवल साउंड से। वन में वोवल साउंड नहीं, इसलिए ए आएगा। हिट आई टुक आउट, ये नहीं पढ़ा, देखो आई टुक आउट अ 1 रुपी कॉइन, ए आ गया, सही है गलत है, गलत है, 2 बच गए। आई टुक आउट अ 1 रुपी कॉइन माई पॉकेट टू मेक, एक कॉल करने के लिए, दोनों ठीक है। अ फोन कॉल टू, अब यहाँ लिखा है यूनियन लीडर हु हैड सेंट, अब ये देखो कह रहा है वो लीडर जिसने से, अब ऑब्वियसली यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको रिलेट कर दिया, तो आंसर बनेगा ए दा, सी बनेगा बच्चों इसका आंसर, क्या बनेगा, ए दा, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, योर ऑनर द एडवोकेट सेड, उसने बोला योर ऑनर, एडवोकेट ने कहा माई क्लाइंट इज, कैसा, एक सम्माननीय व्यक्ति है, सिर्फ सम्माननीय व्यक्ति नहीं है, एक सम्माननीय व्यक्ति है तो ए आएगा, लेकिन ऑनरेबल में वोवल साउंड है तो आएगा एन। माई क्लाइंट, ए कट गया, अच्छा किसी में नहीं है, ये टाइपिंग एरर हुआ है बच्चों, अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा ये यहाँ पे होगा एन द, तो योर ऑनर द एडवोकेट सेड माई क्लाइंट इज एन ऑनरेबल मैन रिस्पेक्टेड ग्रेटली बाय ए कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ। ठीक है, तो आंसर जाएगा इसका एन और द, ऑप्शन बन गया हमारा सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर पीए और एसपीए की वैकेंसी आती है तो इनको अगर आप, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इन्हीं इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगली क्लास में आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन लेके आ जाऊंगा, किसी में ट्रांसलेशन आ जाएंगे, किसी के अंदर हम लोग ग्रामर राइटिंग स्किल देख लेंगे, किसी के अंदर हम लेटर सीखना देख लेंगे, किसी में ऐसे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, आने वाले टाइम में। और अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो लर्न श्योर को सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्न श्योर हर कोर्ट एग्जाम के लिए आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और आपके हर टीयर में हेल्प करता है। तो ज्वाइन लर्न श्योर फॉर short सिलेक्शन in the course exam. Guys, thank you so much.